मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहिनी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं ह्रास एवं अन्य प्रावधान। पिछली क्लास में हमने बात की थी कि किसी भी संपत्ति के समूह पर जो है ह्रास की कटौती स्वीकृत करने के लिए सबसे पहले उस समूह में जो संपत्तियां हैं उसका हम वर्ष की शुरुआत का अपेक्षित मूल्य लेंगे, रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ प्लान ऑफ 50% ब्लॉक। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि ये जो ब्लॉक है ये 50% का ब्लॉक है। रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ प्लान ऑफ 50% ब्लॉक। तो ये जो समूह है प्लांट या मशीन का, ये समूह है 15% वाला है और इस 15% के समूह की जो वर्ष के शुरुआत में जो अपेक्षित मूल्य है संपत्तियों का वो हमने यहाँ पर दिया है पहले ह्रास की राशि स्वीकृत करने के लिए। अब इस अपेक्षित मूल्य में अगर गत वर्ष में कोई संपत्ति क्रय की गई है तो उस संपत्ति की क्रय करने की लागत हम इसमें जोड़ देते हैं। तो जो संपत्ति क्रय की गई गत वर्ष में और उस संपत्ति का जब व्यवसाय में प्रयोग किया गया तो उस संपत्ति को क्रय करने की जो वास्तविक लागत है उसको किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है ह्रास की कटौती प्रदान करने के लिए। तो इसके संबंध में क्या क्या नियम है, क्या क्या प्रावधान है, उनकी हम बात करेंगे। संपत्ति प्राप्त करने के व्ययों को लागत में जोड़ दें। तो जो संपत्ति क्रय की गई है उस संपत्ति की लागत ज्ञात करने के लिए संपत्ति प्राप्त करने के संबंध में जो व्यय किए गए हैं उनको उस संपत्ति की लागत में जोड़ दिया जाता है। संपत्ति प्राप्त करने के संबंध में कौन कौन से व्यय किए जाते हैं? उदाहरण के लिए जैसे अगर संपत्ति खरीदने के लिए कोई दलाली चुकाई गई हो, संपत्ति खरीदने के लिए किसी प्रकार के कर चुकाए गए हो, कोई चूंगी है, विक्रय कर है, तो इन करों की राशि भी जोड़ दी जाती है। इसके अलावा गाड़ी भाड़ा, संपत्ति को आपूर्तिकर्ता के स्थान से लेकर कारखाने तक पहुंचाने के लिए जो गाड़ी भाड़ा चुकाया जाता है उस गाड़ी भाड़े को भी संपत्ति की लागत में जोड़ दिया जाता है। और कुछ संपत्तियां ऐसी होती हैं जिनका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, पंजीकरण करवाना पड़ता है। तो अगर किसी संपत्ति का पंजीकरण के संबंध में कोई व्यय किए गए हैं तो इन पंजीकरण व्ययों को भी संपत्ति की लागत में जोड़ दिया जाता है। तो इसी प्रकार से कुछ अन्य व्यय होते हैं। तो अगर संपत्ति प्राप्त करने के लिए कोई व्यय किया गया है तो उन व्ययों को संपत्ति की लागत में जोड़ दिया जाता है। दूसरा, किराया क्रय पद्धति पर खरीदी गई संपत्ति की लागत ज्ञात करें। अगर कोई संपत्ति किराया क्रय पद्धति के आधार पर क्रय की गई है तो उसकी लागत कैसे ज्ञात की जाएगी? तो जो संपत्ति को किराया क्रय पद्धति के आधार पर खरीदा जाता है तो संपत्ति के संबंध में जो भुगतान है, राशि का क्रय करने के संबंध में जो राशि चुकाई जाती है उसका भुगतान किस्तों में किया जाता है। तो किराया क्रय पद्धति में भुगतान किया जाता है किस्तों में, और जो किस्तों का भुगतान किया जाता है इस किस्त की राशि में एक तो मूल
की राशि में शामिल होती है। तो जब संपत्ति की लागत ज्ञात की जाती है तो किस्तों की राशि जोड़ ली जाती है और इन किस्तों की राशि में से जो ब्याज चुकाया गया है उस ब्याज की राशि को घटा दिया जाता है। तो किराया क्रय पद्धति पर अगर कोई संपत्ति खरीदी गई है तो किस्तों की राशि में सम्मिलित ब्याज की राशि को लागत में से घटा दिया जाता है। तीसरा, संपत्ति क्रय करने के लिए सरकार या अन्य संस्था से किसी योजना के तहत अनुदान एवं सहायता। अगर व्यवसाय में संपत्ति खरीदने के लिए सरकार या किसी अन्य संस्था से किसी योजना के तहत कोई अनुदान या सहायता प्राप्त होती है तो संपत्ति की लागत में से इस प्रकार से प्राप्त अनुदान या सहायता की राशि को संपत्ति की लागत में से घटा दिया जाता है। उत्पादन कार्य प्रारंभ होने से पूर्व की अवधि का ऋण पर चुकाया गया ब्याज पूंजीगत या संपत्ति की लागत में जोड़ेंगे। अगर कोई नया व्यवसाय प्रारंभ किया जा रहा है और किसी संपत्ति को क्रय करने के लिए या निर्माण करने के लिए नया व्यवसाय प्रारंभ किया जा रहा है और किसी संपत्ति को खरीदने के लिए या किसी संपत्ति का निर्माण करवाने के लिए, उदाहरण के तौर पर अगर कोई व्यवसायिक भवन का निर्माण करवाया जा रहा है तो अगर कोई किसी संपत्ति का क्रय करने के लिए या निर्माण करने के लिए अगर कोई ऋण दिया गया है और उस ऋण पर अगर कोई ब्याज चुकाया गया है उत्पादन कार्य प्रारंभ होने से पहले, तो उत्पादन कार्य प्रारंभ होने से पूर्व की अवधि का जो भी ब्याज चुकाया गया है उस ऋण पर वो पूंजीगत ब्याज कहलाता है और वो पूंजीगत ब्याज संपत्ति प्राप्त जो संपत्ति की लागत है उस लागत में जोड़ा जाता है। पांचवा है निजी संपत्ति का व्यवसाय में प्रयोग। अगर व्यवसाय की कोई निजी संपत्ति है और उस निजी संपत्ति का अगर व्यवसाय में प्रयोग किया जाता है तो फिर उस संपत्ति की लागत कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसके लिए एक उदाहरण से हम समझते हैं। मान लीजिए कि किसी व्यवसायी के पास खुद का मकान था, कोई निजी प्रयोग में लिया जा रहा था, कोई भवन था। उस भवन को उसने 10 जून 2017 में 80,000 रुपए में खरीदा। 10 जून 2017 को 80,000 रुपए में व्यवसायी ने एक भवन खरीदा था और वर्ष 2019 के प्रारंभ में व्यवसाय में प्रयोग किया गया। किसी भवन को निजी प्रयोग के लिए 10 जून 2017 को 80,000 में खरीदा था और वर्ष 2019 के प्रारंभ में उस भवन का व्यवसाय में प्रयोग कर लिया गया। अब ये जो भवन है जिसको 80,000 में खरीदा
भवन को वर्ष 2019 के प्रारंभ में व्यवसाय में प्रयोग किया गया। अब इस भवन की लागत किस प्रकार ज्ञात की जाएगी? तो क्या किया जाएगा, जिस दिन भवन को क्रय किया गया है उस दिन से लेकर व्यवसाय में प्रयोग करने की तिथि तक का जो है क्रमागत ह्रास पद्धति से उस पर ह्रास लगाया जाएगा, ह्रास काट लिया जाएगा और फिर जो अपलिखित मूल्य आएगा वो अपलिखित मूल्य ही इस संपत्ति की लागत मानी जाएगी। देखते हैं 2000 ये हो गया वर्ष 2017-18, 10 जून 2017 यानी वर्ष 2017-18। इसके बाद वर्ष 2018-19 और व्यवसाय में प्रयोग हुआ है वर्ष 2019 में, तो 19-20 वर्ष 2019 के प्रारंभ में, यानी कि हमारा वर्ष शुरू होता है 1 अप्रैल से, तो वर्ष 2019 के प्रारंभ में व्यवसाय में प्रयोग किया गया, यानी वर्ष 19-20 में, वर्ष 2019-20 में इस भवन का व्यवसाय में प्रयोग प्रारंभ हो गया है, लेकिन इस भवन को खरीदा गया था 17-18 में। तो वर्ष 2017-18 का डेप्रिसिएशन और वर्ष 2018-19 का इस पर डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा और फिर उसके बाद जो अपलिखित मूल्य आएगा वही अपलिखित मूल्य इस संपत्ति की लागत मानी जाएगी। अब ये 80,000 रुपए का जो भवन है, मान लीजिए उस पर डेप्रिसिएशन है 10% की दर से, तो 2017-18 का 17-18 में 80,000 पर 8,000 रुपए डेप्रिसिएशन लगा दिया जाएगा और जो राशि बचती है वो 72,000 बचती है 2018-19 के लिए। 2018-19 के प्रारंभ में जो इस भवन का अपलिखित मूल्य होगा वो होगा 72,000 रुपए। अब इस 72,000 पर 18-19 में फिर से 10% डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा और ये जो डेप्रिसिएशन है ये क्रमागत ह्रास पद्धति के आधार पर लगाया जाता है। तो 2018-19 में फिर से इस पर 10% डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा 7,200 का। तो 7,200 का डेप्रिसिएशन लगाने के बाद इसकी राशि आएगी 64,800। अगर 7,200 का डेप्रिसिएशन लगाया जाता है तो इसकी राशि आएगी 64,800। अभी 64,800 अपलिखित मूल्य है 2019-20 के प्रारंभ में। तो इस संपत्ति का जो ये भवन है, जिस भवन को 10 जून 2017 को खरीदा था, इस भवन का व्यवसाय में जब प्रयोग किया जाएगा तो इस भवन की लागत होगी 64,800 रुपए। तो इस 6 नंबर पॉइंट है वैज्ञानिक अनुसंधान में संपत्ति लागत। अगर कोई संपत्ति व्यवसायी ने वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए खरीदी थी और उसको वैज्ञानिक अनुसंधान में प्रयोग कर लिया गया, अब अगर इस संपत्ति को व्यवसाय में प्रयोग किया जाता है तो ऐसी संपत्ति की लागत शून्य मानी जाती है, क्योंकि वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए अगर कोई संपत्ति क्रय की जाती है उस संपत्ति पर 100% की दर से ह्रास की कटौती दे दी जाती है और अगर अब इस संपत्ति का व्यवसाय में प्रयोग किया जा रहा है तो फिर जो है इस संपत्ति की लागत शून्य मानी जाएगी। उपहार या उत्तराधिकार में प्राप्त, अगर कोई संपत्ति उपहार या उत्तराधिकार में प्राप्त की है तो इस संपत्ति की लागत हम कैसे ज्ञात करेंगे? हम इस संपत्ति की लागत उसी प्रकार ज्ञात करेंगे जिस प्रकार हमने निजी संपत्ति का व्यवसाय में प्रयोग करने पर उस संपत्ति की लागत ज्ञात की थी। उपहार देने वाले ने या जिस व्यक्ति ने संपत्ति को खरीदा था, संपत्ति क्रय करने की तिथि से लेकर व्यवसाय में प्रयोग करने की तिथि तक का जो है इस संपत्ति पर ह्रास ज्ञात कर लिया जाएगा क्रमागत ह्रास पद्धति से और फिर जो अपलिखित मूल्य आता है वो अपलिखित मूल्य ही व्यवसाय के लिए इस संपत्ति की लागत होगी। संपत्ति को बेचकर पुनः खरीदना। अगर कोई व्यवसायी करदाता अगर अपनी संपत्ति को बेच देता है और उस संपत्ति को बेचकर वापस खरीद लेता है तो ऐसा माना जाएगा कि ये सब जो है कर बचाने के उद्देश्य से किया गया है, क्योंकि अगर संपत्ति को बेच दिया गया है इसका मतलब ये है कि वो संपत्ति अब व्यवसाय में प्रयोग लेने योग्य नहीं है या फिर
उसका अभी कोई व्यवसाय में प्रयोग नहीं है। लेकिन अगर संपत्ति को बेचकर पुनः खरीदा जाता है, इसका मतलब ऐसा कार्य कर बचाने के उद्देश्य से किया गया है, क्योंकि संपत्ति को बेचा जाएगा और फिर संपत्ति को अधिक मूल्य पर खरीद लिया जाएगा। और अधिक मूल्य पर जब खरीदा जाएगा तो क्या होगा कि संपत्ति की जो लागत होगी उस लागत पर अधिक ह्रास की कटौती प्राप्त होगी, और अधिक ह्रास की कटौती प्राप्त होने की वजह से क्या होगा कि आय कम दिखाई जाएगी, और आय कम होने की वजह से जो है कर बचा लिया जाएगा। तो कर में बचत के उद्देश्य से ऐसा कार्य किया जाता है। तो अगर किसी करदाता द्वारा संपत्ति को बेचकर पुनः खरीदा जाता है तो उस संपत्ति की लागत कैसे ज्ञात की जाएगी? तो जब संपत्ति को बेचकर पुनः खरीदा जाता है तो इस संपत्ति की लागत निम्न राशि में से कम राशि संपत्ति की लागत होगी। कौन कौन सी राशि होगी? संपत्ति का विक्रय के समय अपलिखित मूल्य या फिर संपत्ति का पुनः खरीदने पर चुकाया गया मूल्य। तो अगर संपत्ति को बेचकर पुनः खरीदा जाता है तो संपत्ति का विक्रय के समय जो अपलिखित मूल्य था वो मूल्य, या फिर संपत्ति का पुनः खरीदने पर जो चुकाया गया मूल्य है, इन दोनों राशियों में से जो राशि कम होगी वही संपत्ति की लागत मानी जाएगी। संपत्ति का बार बार हस्तांतरण करने पर, अगर करदाता द्वारा व्यवसाय द्वारा किसी संपत्ति का बार बार हस्तांतरण किया जा रहा है, यानी कि उस संपत्ति को बेचा जा रहा है, फिर खरीदा जा रहा है, फिर बेचा जा रहा है, फिर खरीदा जा रहा है, अगर इस प्रकार बार बार हस्तांतरण किया जा रहा है तो क्या किया जाएगा? जो कर निर्धारण अधिकारी है उस अधिकारी द्वारा डिप्टी कमिश्नर की स्वीकृति के बाद में इस संपत्ति का वो अपने हिसाब से कोई उचित मूल्य निर्धारित कर सकता है। उसकी लागत, इस संपत्ति की लागत वही मानी जाएगी जो कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जो उसका उचित मूल्य निर्धारित किया गया है। संपत्ति को बेचकर किराए पर प्राप्त करना। अगर करदाता द्वारा किसी संपत्ति को बेच दिया जाता है तो बेच दिया जाता है, ऐसा माना जाता है कि अब ये संपत्ति व्यवसाय में प्रयोग करने लायक नहीं है, इसीलिए संपत्ति को व्यवसाय से बेच दिया गया है। लेकिन संपत्ति को बेचकर और उसको किराए पर प्राप्त किया गया है, इसका मतलब ये है कि ऐसा कार्य कर बचाने के उद्देश्य से किया गया है। तो क्या किया जाएगा? ऐसी स्थिति में इस संपत्ति के संबंध में जो ह्रास की कटौती है वो विक्रयकर्ता को प्राप्त होगी। जिस व्यक्ति ने संपत्ति को बेचा है उसी को ह्रास की कटौती दी जाएगी। जिस व्यक्ति ने संपत्ति को किराए पर दिया है उसको ह्रास की कटौती नहीं मिलेगी। मान लेते हैं कि एक व्यक्ति है ए, इस व्यक्ति ने अपनी संपत्ति को बी को बेच दिया और इस बी से वापस इस संपत्ति को किराए पर ले लिया और किराए पर लेकर इस संपत्ति का व्यवसाय में प्रयोग किया जा रहा है। इस स्थिति में ए जो है वो बेचने वाला हो गया विक्रयकर्ता और बी हो गया किराए पर देने वाला, संपत्ति को किराए पर देने वाला। तो अगर संपत्ति को बेचकर किराए पर प्राप्त किया जाता है तो इस संपत्ति का जो ह्रास की स्वीकृति है, ह्रास दिया जाएगा विक्रयकर्ता को, ए को ही दिया जाएगा। और किस मूल्य पर ह्रास स्वीकृत किया जाएगा? यह ह्रास संपत्ति को बेचते समय जो संपत्ति का अपलिखित मूल्य था उस अपलिखित मूल्य पर जो है ह्रास स्वीकृत किया जाएगा, ह्रास की कटौती दी जाएगी। संपत्ति क्रय करने पर नकद में भुगतान। अगर किसी संपत्ति को क्रय किया जाता है और इस संपत्ति को क्रय करने के संबंध में जो भुगतान किया जाता है अगर वो नकद में किया जाता है और इसकी एक सीमा है, अगर 10,000 रुपए से
10,000 रुपए से अधिक राशि का भुगतान अगर नगद में किया जाता है तो इस नगद राशि में जो भुगतान किया गया है उसको संपत्ति की लागत में नहीं जोड़ा जाता, उसको संपत्ति की लागत में से घटा दिया जाता है। यानी कि नगद में भुगतान करने पर उस नगद राशि पर ह्रास की कटौती स्वीकृत नहीं की जाती। एक बार हम जल्दी से इन सबका रिवीजन कर लेते हैं। जो संपत्ति गत वर्ष में क्रय की गई है और व्यवसाय में प्रयोग की गई है उस संपत्ति को उस संपत्ति से संबंधित समूह में जोड़ दिया जाता है, लेकिन उस संपत्ति की जो लागत है, जो क्रय करने की लागत है, वो कैसे ज्ञात करेंगे? तो उसके संबंध में कुछ प्रावधान है कि ह्रास है तो संपत्ति की वास्तविक लागत ज्ञात करना। क्या क्या है? अगर संपत्ति प्राप्त करने के संबंध में कोई व्यय किए गए हैं, जैसे दलाली, कर, गाड़ी भाड़ा, पंजीकरण व्यय, तो उन सभी व्ययों को संपत्ति की लागत में जोड़ दिया जाता है। अगर संपत्ति किराया क्रय पद्धति पर क्रय की गई है, खरीदी गई है, और किराया क्रय पद्धति पर खरीदने पर जो संपत्ति की राशि का भुगतान किस्तों में किया जाता है, तो इस किस्तों में सम्मिलित जो ब्याज की राशि है वो संपत्ति की लागत में नहीं जोड़ते। अगर जोड़ी गई है तो उस ब्याज की राशि को वापस घटा दिया जाता है। संपत्ति क्रय करने के लिए अगर सरकार या अन्य संस्था से किसी योजना के तहत कोई अनुदान या सहायता प्राप्त होती है तो ऐसी अनुदान या सहायता के रूप में प्राप्त राशि को संपत्ति की लागत में नहीं जोड़ा जाता। अगर संपत्ति की लागत में जोड़ा गया है तो अनुदान या सहायता राशि को संपत्ति की लागत में से घटा दिया जाता है। निजी संपत्ति का व्यवसाय में प्रयोग, अगर करदाता द्वारा अपनी निजी संपत्ति का व्यवसाय में प्रयोग किया जाता है तो उस निजी संपत्ति पर जिस दिन करदाता ने उस संपत्ति का क्रय किया था उस दिन से लेकर व्यवसाय में प्रयोग करने की तिथि तक का उस संपत्ति पर क्रमागत ह्रास पद्धति से ह्रास लगाया जाएगा और फिर जो अपलिखित मूल्य प्राप्त होगा वही अपलिखित मूल्य व्यवसाय के लिए उस संपत्ति की लागत मानी जाएगी। वैज्ञानिक अनुसंधान में प्रयुक्त संपत्ति की लागत, अगर किसी संपत्ति को वैज्ञानिक अनुसंधान में प्रयोग करने के लिए अगर खरीदा गया था तो उस संपत्ति पर उसी गत वर्ष में 100% की दर से ह्रास की कटौती स्वीकृत कर दी गई होगी। और अगर अब उस संपत्ति का प्रयोग व्यवसाय में सामान्य रूप से किया जाता है तो इस संपत्ति का मूल्य यानी संपत्ति की लागत शून्य मानी जाती है व्यवसाय के लिए। अगर कोई संपत्ति उपहार या उत्तराधिकार में प्राप्त होती है और उस संपत्ति का प्रयोग व्यवसाय में किया जाता है तो इस संपत्ति की लागत हम ज्ञात करने के लिए हमको क्या किया जाएगा कि संपत्ति जिस व्यक्ति ने उपहार में दी है या जिस व्यक्ति से संपत्ति को उत्तराधिकार में प्राप्त हुई है, जब उस व्यक्ति ने उस संपत्ति को क्रय किया था उस तिथि से लेकर व्यवसाय में प्रयोग करने की तिथि तक का जो है क्रमागत ह्रास पद्धति से उस संपत्ति पर ह्रास लगाया जाएगा और फिर जो अपलिखित मूल्य प्राप्त होता है वही अपलिखित मूल्य व्यवसाय के लिए उस संपत्ति की लागत मानी जाएगी। संपत्ति को बेचकर पुनः खरीदना, अगर संपत्ति को बेचा जाता है और फिर खरीदा जाता है तो ऐसा कार्य कर बचाने के उद्देश्य से किया जाता है। तो ऐसा किए जाने पर निम्न राशियों में से जो कम राशि होगी वही संपत्ति की लागत मानी जाएगी। संपत्ति का विक्रय के समय जो अपलिखित मूल्य था या फिर संपत्ति पुनः खरीदने पर जो चुकाया गया मूल्य है, इन दोनों में से जो राशि कम होगी वही संपत्ति की लागत मानी जाएगी व्यवसाय के लिए। संपत्ति का बार बार हस्तांतरण करने पर, अगर किसी संपत्ति को एक बार बेचा गया, फिर खरीदा गया, फिर बेचा गया, फिर खरीदा गया, अगर इस संपत्ति का बार बार हस्तांतरण किया जा रहा है तो कर निर्धारण अधिकारी क्या करेगा कि डिप्टी कमिश्नर से इस बात की अनुमति लेगा कि इसका मैं कोई उचित मूल्य निर्धारित करूंगा और वो उचित मूल्य ही उस संपत्ति की व्यवसाय के लिए लागत मानी जाएगी और उसी उचित मूल्य पर ही ह्रास की कटौती दी जाएगी। संपत्ति को बेचकर किराए पर प्राप्त करना, अगर किसी संपत्ति को बेच दिया जाता है और फिर उस संपत्ति को किराए पर प्राप्त करके व्यवसाय में उपयोग किया जाता है तो जो संपत्ति का विक्रय करता है यानी जो करदाता है उसी को ह्रास की कटौती दी जाएगी और ह्रास की कटौती उस राशि पर दी जाएगी जब बिक्री की थी। विक्रय करते समय जो उस संपत्ति का अपलिखित मूल्य था उसी अपलिखित मूल्य पर ह्रास की कटौती स्वीकृत की जाएगी और वही अपलिखित मूल्य जो है संपत्ति की वास्तविक लागत मानी जाएगी। अगर किसी संपत्ति को क्रय करने पर संपत्ति के क्रय करने के संबंध में अगर नगद में भुगतान किया गया है क्रय राशि का और वो भुगतान अगर 10,000 रुपए से अधिक का भुगतान नगद में किया है तो जो नगद में भुगतान किया गया है वो राशि संपत्ति की लागत में नहीं जोड़ी जाती, यानी कि नगद भुगतान की गई राशि पर किसी प्रकार की ह्रास की कटौती नहीं मिलती। तो संपत्ति की वास्तविक लागत ज्ञात करने के संबंध में जो प्रावधान थे वो हमने इस क्लास में पढ़ लिए हैं। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।